हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अचीवर्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया था कि हम लोग संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने वाले हैं। तो अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि उसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। पहला भाग होगा कंपनी का रूल और दूसरा भाग होगा क्राउन का रूल। अगर हम बात करें पहले भाग की यानी कंपनी के रूल की भाग की, तो वो चलता है हमारा 1773 से लेकर 1853 तक। अगर हम कंपनी के रूल की बात करें तो ये हमारा कंपनी का रूल जो चलता है ये 1773 से लेकर 1853 तक चलता है और इसे हम कंपनी रूल के नाम से जानते हैं। और कंपनी रूल के नाम से इसलिए हम जानते हैं इसे क्योंकि इस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने चरम पर थी और कहें तो भारत का शासन जो है एक तरह से इस समय कंपनी के हाथ में ही हो गया था। और कहते हैं कि जब कभी शासन करना होता है तो कुछ उसके नियम कायदे और कानून भी होते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी हमारे ऊपर शासन कर रही थी वो किस तरह से शासन कर रही थी, वो क्या करती थी, हमारे ऊपर शासन करने के लिए कुछ तरीके के रेगुलेटिंग एक्ट निकालती थी। मतलब कैसे एक रेगुलेशन होगा, कैसे नियमन होगा हमारे कंट्री का। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके तहत जो सबसे पहला एक्ट आता है वो आता है 1773 का, ये रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट्स की, यानी कि 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है इसके माध्यम से शुरुआत होती है। अब अगर हम बात करें तो इस अधिनियम में था क्या, तो देखा जाए तो सबसे पहले इस अधिनियम में क्या होता है कि भारत जो होती है वो कंपनी के शासन हेतु तो पहली बार क्या करती है, एक लिखित संविधान प्रस्तुत करती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो लिखित कुछ नियम देती है कि भारत में कैसे रूल चलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो संवैधानिक इतिहास जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें इसका विशेष महत्व है क्योंकि क्या होता है, कंपनी के द्वारा ब्रिटिश संसद जो होती है वो यहाँ से नियंत्रण की एक तरह से शुरुआत करती है भारत पे, और कहें तो उसी बेस पे जो है आज भी हमारे देश की संसद चलती है। अगर हम बात करें उसकी तो देखेंगे कि हमारी संसद में जो है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो आज भी फॉलो होते हैं और उनमें कुछ क्या कहते हैं मॉडिफाइंग हुई हैं। उनको कुछ तरह से देखा जाए तो उनमें क्या कहते हैं, हम लोगों ने उन रूल्स में थोड़े थोड़े अपने हिसाब से परिवर्तन किए हैं और परिवर्तन करने के बाद उनको अपनी संविधान की पुस्तक में रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस रूल में क्या होता है, इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या की जाती है कि बंबई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी होती है और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, हम जानते हैं कि ब्रिटिश जब हमारे यहाँ शासन कर रहे थे तो हमारे यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। तो अगर हम बात करें तो इन्हीं में से एक थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, दूसरी थी बंबई प्रेसिडेंसी और तीसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी। ये वाली प्रेसिडेंसीज की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारी दो प्रेसिडेंसीज जो थी, बंबई प्रेसिडेंसी और ये कलकत्ता मद्रास प्रेसिडेंसी। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको जो है किसके अधीन कर दिया गया था, तो ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई थी। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों की परिषद की एक स्थापना की जाती है। ठीक है, गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाले एक परिषद की स्थापना की जाती है। अगर हम बात करें तो सरकार की एक तरह से इसमें स्थापना हो जाती है। और साथ ही साथ इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया था वो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जो है इसमें घोषणा की जाती है, यानी कि इसमें कहा जाता है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में स्थापना
स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। और इस एक्ट के तहत अगर हम बात करें तो बंगाल के गवर्नर जनरल भी बनाए जाते हैं, और बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते हैं वो कौन होते हैं? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये पेपर में आपसे बहुत क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो अगर हम बात करें तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, क्योंकि अब जो बंगाल का गवर्नर होता था ना, उसी को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाता था, क्योंकि क्या किया गया था, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे वही जो है सुप्रीम पावर में थे। अब इसके अलावा क्या किया गया कि सभी सूचनाएं जो भी उनके व्यापार से, अब अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं होती थी, व्यापार से संबंधित जो भी उनकी सूचनाएं थी, वो क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। क्राउन से मतलब ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को देना सुनिश्चित किया गया, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एम्परर्स का रूल होता है, हम सभी जानते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, उस क्राउन को यहाँ की सारी जो सूचनाएं थी, सारी जो इंफॉर्मेशन थी, वो देना क्या करा गया, डिसाइड किया गया। और साथ ही साथ क्या किया गया कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, इनको निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार, रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। क्योंकि क्या होता है, जब कंपनी अनियंत्रित होकर भारत पे इस रेगुलेटिंग एक्ट के पहले जब शासन कर रही थी, तब क्या हो रहा था, उसमें कुछ भ्रष्टाचार भी बढ़ गया था कंपनी में। कंपनी में के साथ काम करने आने वाले जो लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे, भारतीय लोगों से रिश्वत भी लेने लगे थे, भारतीय लोगों के साथ मिलकर निजी व्यापार भी करने लगे थे। तो इन सब चीजों पे भी क्या किया गया, वहां से प्रतिबंध लगा दिया गया। और कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी के गवर्निंग बॉडी का गठन भी किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से ब्रिटिश कोर्ट जो थी, इसका निर्माण किया गया, ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण किया जाता है। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये कंपनी की गवर्निंग बॉडी, यानी कि उस पे कंपनी पे शासन करने वाली गवर्निंग बॉडी थी। तो इसका नियंत्रण क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी जो है क्या होनी थी, ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी कि सभी की सभी सूचनाएं क्या होंगी, अब हमारे पास क्राउन रूल के पास पहुंचाई जाएंगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो डायरेक्टली क्राउन को इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके बाद जो एक्ट आता है वो आता है 1781 का एक्ट, जो है इसको हम कह सकते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए कह रहे हैं कि 73 के बाद जब 81 में क्या होता है, ये एक्ट लाया जाता है। तो क्या होता है, इस एक्ट के माध्यम से इसमें जो कमियां रह गई थी, ठीक है, ये हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां रह गई थी उनको सेटल करने के लिए क्या करा जाता है, ये 1781 में एक और एक्ट लाया जाता है। इसीलिए हम इसको सेटलमेंट कहते हैं, यानी उस जो एक्ट में कमियां थी उनको व्यवस्थित करने के लिए ये वाला एक्ट जो है लाया जाता है। और ये कब लाया जाता है, 1781 में लाया जाता है। तो इसीलिए हम इस एक्ट को क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स में क्या था कि जैसा कि मैंने बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट की सभी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। लेकिन क्या होता है कि इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान कर दी गई। अब विधि निर्माण से मतलब ये है कि यहाँ पे जो कानून बनाना था, ठीक है, कानून बनाने की जो शक्ति थी वो भी किसको दे दी गई, कलकत्ता की सरकार। यानी कि कलकत्ता की जो हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी थी, क्या होता है, बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं, पहले प्रथम गवर्नर जनरल। अब उनके बाद जो भी गवर्नर जनरल होगा उसको क्या करा जाता है, ये सरकार को चलाने की जो है, कानून बनाने की, सरकार को चलाने के लिए जितने भी कानूनों की जरूरत थी उनकी शक्ति प्रदान कर दी जाती है, ठीक है। तो अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल साहब होंगे वो बिहार, उड़ीसा सभी के लिए, ठीक है, बंगाल के साथ साथ बिहार, उड़ीसा और जो हमारी बंबई की प्रेसिडेंसी उनके अधीन थी, है ना, इन सारी प्रेसिडेंसियों के लिए भी वो कानून बनाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे तो इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान क्या था, गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना भी था।
अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी, न्यायालय की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। अगर हम बात करें तो 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी, और हम बात करें तो इसके तहत सर एलिजा एम्पे जो हमारे क्या थे, प्रथम जज बने थे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जज भी बन गए थे। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है हमारी कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, यानी जो हमारे कंपनी में विधि का निर्माण करने वाली परिषद थी, ठीक, इस परिषद के बीच में और न्यायालय के बीच में क्या होता है, कुछ चीजों को लेकर टकराव होता है, और उस टकराव में ही क्या होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए सीमांकित किया जाता है। यानी तो अगर कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स जो थी उनको भी नियंत्रित करने की कोशिश करी गई थी इस एक्ट में। अब क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय पे देखिए, जो सर्वोच्च न्याय का जो हम मंदिर कहा जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि न्याय से जहां पर जो न्याय की सबसे आखिरी सीढ़ी है, इस पे हम कह सकते हैं हमारे देश के अंतर्गत, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके बाद हम इंटरनेशनल कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो ये हमारी सबसे ऊंची शक्ति कही जाती है न्याय के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता। यानी कि अगर कंपनी के जो कर्मचारियों पे होल्ड किया गया था, नियंत्रण किया गया था, उसमें फिर उनको छूट दे दी गई, और उनपे वो कार्यवाही क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, ठीक। कि जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की थी, उस काम के लिए वो उनपे कार्यवाही नहीं कर सकता था जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की थी। यानी सरकार के फेवर में अगर उन्होंने कोई काम किया था अपने पद पे रहते हुए, तो उसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट दंडित नहीं कर सकता था, ठीक है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें दंडित नहीं करेगा, लेकिन अगर वो अपने निजी जीवन में अगर निजी तौर पे कोई ऐसा कार्य करते हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें दंडित कर सकता था, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, शासकीय रूप से अपने कार्य के लिए वो क्या था कि वहां के कर्मचारी, कंपनियों के जो कर्मचारी थे, वो शासकीय रूप से अपने किए हुए कार्य के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थे, उस जिम्मेदारी वाले क्षेत्र से वो बाहर हो गए थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो न्यायालय को अपनी आज्ञाएं, आदेश लागू करते समय, सरकार के कानून बनाने तथा उसकी क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक और रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया जाता है। क्या कहा जाता है कि जब आप किसी तरह का कोई रूल बनाएंगे, कोई कानून बनाएंगे और कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें कहा जाता है कि आप क्या करेंगे, भारत के जो सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाज होंगे उनका सम्मान आपको करना होगा, ठीक है। अपनी आज्ञाएं, आप जो ऑर्डर्स देंगे या अपने जो आप आदेश निकालेंगे, उनमें क्या करेंगे, सरकार की तरफ से जो भी कानून बनाने के आप ऑर्डर पास करेंगे, उनमें क्या करेंगे, आप भारत के जो रीति रिवाज होंगे उनका ख्याल रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें तो ये जो 1781 का सेटलमेंट एक्ट आया था, तो ये एक तरह से क्या था कि हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को नियंत्रित करने के लिए आया था, और कंपनी को थोड़ा सा, कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी उसको थोड़ा सा और पावरफुल बना रहा था, यानी गवर्नर जनरल की पावर को थोड़ा सा और बढ़ा रहा था। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है हमारे यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। हम बात करेंगे, इसके बाद आता है हमारे यहाँ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट हम इसको इसलिए कह रहे हैं, इस एक्ट को हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से इसीलिए जानते हैं क्योंकि ये तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, वहां के ब्रिटेन में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, वहां के प्रधानमंत्री विलियम पिट, ठीक है, इस एक्ट को उनके द्वारा संसद में पेश किया गया था, इसीलिए हम इसको पिट्स इंडिया कहते हैं, ठीक है। पिट्स के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ इंडिया के लिए जो एक्ट था उसी को हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम भी पिट्स इंडिया एक्ट था। और ये आया कब था, अगर हम इसकी बात करें तो 1784 में आया था। तो पेपर में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था ये किस सन में आया था, ये 1784 के एक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक है। तो इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या था कि इसमें क्या किया जाता है, एक निदेशक मंडल, ठीक है, एक निदेशक मंडल की स्थापना की जाती है, ठीक। एक अगर हम बात करें, एक निदेशक मंडल की स्थापना कर दी जाती है, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अगर हम बात करें इस निदेशक मंडल की तो इसको हम क्या कह सकते हैं,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस निदेशक मंडल को हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं और इसकी स्थापना की इसमें बात कही जाती है और उसको स्थापित भी किया जाता है। ठीक है, तो निदेशक जो मंडल था हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों यानी कि उसके जितने भी बिजनेस रिलेटेड मैटर्स होंगे उनके अधीक्षण की अनुमति प्रदान की जाती है। अब अगर हम बात करें अधीक्षण का मतलब यहाँ पे होगा उसके मॉनिटर करना था। ठीक है, यहाँ पे जो अधीक्षण है उसका मतलब क्या होगा, मॉनिटरिंग की जो है अनुमति दे दी गई। ठीक है, लेकिन राजनीतिक मामलों में, ठीक, अब ये जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था इसके पास क्या होता है, कॉमर्शियल फंक्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिए जाते हैं। जितने भी हमारे व्यापारिक मामले होते हैं यानी कि कॉमर्शियल फंक्शंस होते हैं उनको तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया जाता है, लेकिन जितने भी कंपनी से रिलेटेड राजनीतिक मामले होते हैं, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल इश्यूज जो भी हमारे यहाँ के होते हैं, उनके रेगुलेशंस के लिए क्या किया जाता है, एक नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नए निकाय का जो है स्थापना की जाती है, उसकी गठन किया जाता है। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जा सकती है, की गई। अब इस नियंत्रण बोर्ड को अगर हम कहें तो देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना इसमें की जाती है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमारा होगा ये क्या करेगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है हमारे यहाँ पे राजनीतिक मामलों को देखेगा। कहाँ पे देखेगा, इंडिया के अंतर्गत ये राजनीतिक मामलों को देखेगा। ठीक है, इस प्रकार से भारत में क्या होती है, द्वैध शासन यानी कि डायरकी की शुरुआत यहां से हो जाती है। ठीक, अगर हम बात करें तो डायरकी की शुरुआत यहां से हो जाती है। तो इस पिट्स इंडिया एक्ट में ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्राधिकार को अब ब्रिटिश क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ पे जितनी भी ये देखें, अगर इसके पीछे अच्छा जिम्मेदार, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो पहले तो सारे रूल्स सारी चीजों पे रूल कौन कर रहा था, कंपनी कर रही थी। तो क्या करते हैं, इस एक्ट के माध्यम से उसके कॉमर्शियल मैटर्स को और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया गया। ठीक, कॉमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शंस दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो अगर कॉमर्शियल देखें तो व्यापार सिर्फ कौन करेगा, वो कंपनी करेगी, निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बोर्ड के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लेकिन जो उसका कंट्रोलिंग बॉडी यानी कि अगर हम बात करें तो नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से पॉलिटिकल इश्यूज पे कमांड किया गया, यानी कि अब ब्रिटिश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये राजनीति वाला जो पोर्शन होगा वो ब्रिटिश क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है, इसलिए भी, और कंपनी मतलब अब आप देखिए इस एक्ट के पीछे, इस एक्ट को लाने का उद्देश्य मतलब क्या था और क्यों लाया गया। अगर हम बात करें तो इस एक्ट को लाया क्यों गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी पिट्स इंडिया एक्ट की, तो इसी टाइम पे कुछ होता है ब्रिटेन के में एक अमेरिकन जब रिवॉल्यूशन हो रही होती है। इस एक्ट को लाने के पीछे मुख्य वजह यही थी कि जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, जब ये ब्रिटिशर्स अमेरिका में व्यापार कर रहे होते हैं ना, तो वो अपना एक अलग ही जो है कंट्री का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, वो वहां जाकर अपना एक अलग ही कस्बा बसा लेते हैं और ब्रिटेन से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो अपने नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज पे अपना कमांड कर लेते हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस पे अपना कमांड कर लेते हैं और सिर्फ व्यापार करने की छूट देते हैं। तो इसीलिए ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। हालांकि इस एक्ट के बाद एक और एक्ट भी आता है, एक्ट ऑफ 1786 का, जिसे हम कह सकते हैं 1786 का अधिनियम। ठीक है, इसके बाद 1784 के बाद एक एक्ट और आता है 1786 में आता है, लेकिन इस एक्ट का इतना कोई महत्व नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। इस 1786 के एक्ट के तहत क्या होता है, हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होते हैं इनको क्या किया जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, इनके होल्ड में पावर्स आ जाती हैं। और ये क्या करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होते हैं ये दो प्रकार की शर्त रखते हैं, दो कंडीशंस रख देते हैं कि ये इसी शर्त पे यहाँ के गवर्नर जनरल बनेंगे। ठीक है, दो कंडीशंस रखते हैं। अब ये दो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, तो ये कहते हैं कि ये जो काउंसिल परिषद का गठन किया जाता है कि मेरी मदद के लिए जो काउंसिल बनाई गई है
इस काउंसिल में क्या होगा कि इनकी मेंबर्स की सहमति के बिना भी मैं कुछ निर्णय लूंगा, स्वतंत्र रूप से लूंगा, ठीक है। और दूसरी ये रखते हैं कि ये जितनी भी ब्रिटिश फोर्सेस होती हैं यहाँ इंडिया में वर्क कर रही हैं, ये जितनी भी ब्रिटिश फोर्सेस हैं जो इंडिया में वर्क कर रही हैं तत्कालीन रूप से, उसमें क्या होगा, मैं इन सभी फोर्सेस का कमांडर इन चीफ कहलाऊंगा, ठीक है। मैं इन सभी फोर्सेस को कमांड करूंगा, इनका कमांडर इन चीफ मैं ही हूंगा, ठीक है। तो इस एक्ट से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक। और इसके बाद एक एक्ट और आता है, वो होता है 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक। इसके बाद एक एक्ट और आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 में एक चार्टर एक्ट आता है, और अगर हम बात करें तो यहीं से चार्टर एक्ट्स की शुरुआत होती है। ये जो हम पढ़ते हैं ना चार्टर एक्ट, तो ये जो हमारा 1793 में फर्स्ट चार्टर एक्ट आता है, यहीं से हमारे यहाँ पे चार्टर एक्ट्स की शुरुआत होती है। लेकिन इसमें भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं होते हैं। इसमें भी क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होते हैं, जो उनकी जितनी भी पावर्स होती है, या कह ले उन्होंने अपनी जो भी कंडीशंस रखी थी, वो अब आगे आने वाले गवर्नर जनरल्स को भी मिलने वाली थी, ठीक है। अब और इसके साथ साथ क्या किया जाता है, जो मद्रास और बंबई के गवर्नर थे, उनसे जो पावर्स छीनकर क्या करी गई थी, बंगाल के गवर्नर जनरल को दी गई थी। उनको भी थोड़ी सी पावर्स, मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल को थोड़ी सी पावर्स जो है दे दी गई, ठीक है। उनसे जो पावर्स वापस ली गई थी, उन्हीं में से कुछ पावर्स उनको वापस कर दी जाती हैं, ठीक। और क्या होता है इसमें, ट्रेड मोनोपोली, जो कंपनी का व्यापार करने का जो एकाधिकार होता है, उसको क्या किया जाता है, इस एक्ट के तहत 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। इस एक्ट में बस 20 साल के लिए क्या किया जाता है, उनकी ट्रेड मोनोपोली जो होती है, ट्रेड मोनोपोली यानी व्यापार का एकाधिकार क्षेत्र, उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स बनाया गया था, कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स जो बनाया गया था कहाँ, राजनीतिक मामलों के नियंत्रण के लिए, उनकी जो सैलरी थी अब वो क्या की जाएगी, ये जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनकी जो सैलरी मिलने वाली थी, इस सैलरी को कौन देगा, तो ये इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। यानी इंडियन रेवेन्यू की अगर हम बात करें, इंडियन रेवेन्यू की, तो यहाँ भारतीय राजस्व जो आएगा उससे इनकी क्या होगी, सैलरी को दिया जाएगा। ये बात इस एक्ट में कही गई, ठीक है। तो इस एक्ट में सिर्फ ये 3 चीजें मुख्य थी। और अगर इसके बाद हम बात करें तो जो सबसे मेन एक्ट आता है वो आता है 1813 का चार्टर एक्ट। अगर हम इसकी बात करें तो इसके बाद आता है ये चार्टर एक्ट 1813 में, यानी कि अब जो चार्टर एक्ट्स आएंगे वो 20-20 साल की ड्यूरेशन में आएंगे। पहला चार्टर एक्ट की शुरुआत कहां से हुई, वो हुई 1793 में, और यहाँ पे क्या किया गया था, कंपनी के एकाधिकार क्षेत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो अब जो भी चार्टर एक्ट्स आएंगे वो 20-20 साल की ड्यूरेशन में आएंगे। तो दूसरा जो चार्टर एक्ट आएगा वो 20-20 साल की ड्यूरेशन में आएगा। तो 20 साल के बाद अगला चार्टर एक्ट कौन सा आएगा, ये आएगा 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या होगा, अब देखते हैं इसमें क्या किया गया। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इस एक्ट में जो कंपनी का जो एकाधिकार था, ठीक है, कंपनी का व्यापार करने का जो अधिकार पत्र जो उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि उनको जो ट्रेड मोनोपोली 20 वर्षों के लिए बढ़ाई गई थी, ये जो एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि अब भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही अकेले व्यापार नहीं करेगी, यानी ब्रिटेन से आकर कोई भी यहाँ पे व्यापार कर सकता है। एकाधिकार क्षेत्र को छीन लिया गया एक तरीके से। उसके बाद क्या होता है, लेकिन कंपनी का जो क्या होता है, कंपनी का चीन के साथ क्या होता है, एक चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, ठीक, चीन के साथ चाय का व्यापार जो था, कंपनी का चीन के साथ चीनी और जो चाय का व्यापार था उसका एकाधिकार को बरकरार रखा जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होता है, कंपनी के चीन के साथ जो व्यापार था और चाय का जो व्यापार था, उस पे चाय का और चीन के साथ जो व्यापार था उस पे जो है एकाधिकार को यहाँ पर बरकरार रखा गया, कि यानी कि चीन के साथ जो भी व्यापार होगा वो कंपनी ही करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी।
और चीन के साथ जो भी व्यापार होगा वो भी क्या करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लेकिन क्या होता है कुछ सीमाओं के तहत, जैसे मैंने बताया कि सारे ब्रिटिशर्स को छूट दे दी गई थी कि आप जाके इंडिया में व्यापार कर सकते हो, लेकिन इनके भी क्या थी, कुछ जो है सीमाएं लगाई गई थी, कुछ बाउंडेशंस लगा दी गई थी कि कुछ बाउंडेशंस के साथ ही आप जाकर भारत में व्यापार कर सकते हो। और इसके साथ साथ इस एक्ट में जो सबसे बड़ा काम हुआ था वो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। अगर हम बात करें तो यहीं से शुरुआत होती है क्या, ईसाई धर्म की, अगर हम बात करें ईसाई धर्म में परिवर्तित होने की। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अंग्रेज क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ आते हैं तो वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और भारतवासियों को ईसाई बनाने की यहीं से शुरुआत करते हैं। तो इस दृष्टि से ये चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में कई बार आपसे पूछा गया है कि ईसाई मिशनरियों का आगमन, यानी कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की जो शुरुआत थी वो किस एक्ट के माध्यम से हुई थी और कब से हुई थी। तो ये 1813 के चार्टर एक्ट से यहाँ से मिशनरियों को परमिशन दी गई थी कि आप जाइए और भारत में अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करिए। अब देखो इसमें और भी क्या किया गया, इसमें एक और बड़ा एक्शन और लिया गया था। वो क्या लिया गया था कि भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपए जो है 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, उसका प्रावधान भी किया गया। तो भारत में जो शिक्षा के लिए उनका बजट था उसको 1 लाख किया गया था। ठीक है, पहली बार क्या होगा कि ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। इसी एक्ट में जो है ब्रिटिश क्षेत्र ने सबसे ज्यादा अपनी पावर्स को, अगर हम बात करें तो, शो किया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट, ये संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करने से मतलब ये है कि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट को क्या छूट प्रदान की जाती है कि आप जनता से टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, आप जनता से डायरेक्टली क्या करिए, टैक्स वसूल करिए, यहाँ की आम पब्लिक से टैक्स को वसूल करिए, और अगर वो टैक्स नहीं दे पाती है तो उसको दंडित भी करिए। ठीक है, जबकि वो खुद भी टैक्स ले रहे थे। अगर हम बात करें, इन ब्रिटिशर्स की बात करें, तो ये खुद भी जनता से, आम पब्लिक से क्या कर रहे थे, टैक्स की वसूली कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट को, स्थानीय जो हमारी सरकारें थी, इनको भी छूट दे दी कि आप आम पब्लिक से टैक्स लीजिए, और अगर वो नहीं दे पाती है तो आप उनको दंडित भी कर सकते हैं। तो यानी अगर हम बात करें तो एक तरह से हमारी जो भारत की जनता थी उससे दोहरा कर वसूला जाने लगा, डबल टैक्स होने लगा था उनका। ठीक है, अब इसके बाद जो 20 साल के अंतराल में फिर एक चार्टर एक्ट आता है, तो वो कौन सा चार्टर एक्ट था, वो चार्टर अधिनियम था। उस चार्टर एक्ट की बात करें तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। अब इस चार्टर एक्ट में क्या होता है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते हैं, इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन क्या किया गया, जब 20 साल के बाद ये चार्टर एक्ट फिर से आया तो इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, अब ये जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो पूरे भारत के, होल इंडिया के गवर्नर जनरल कहलाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम बात करें बंगाल से निकलकर पूरे भारत में ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया, और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, उनको सभी सिविल जो हमारी पावर्स थी, नागरिक शक्तियां प्रदान कर दी गई। ठीक, सारी सिविलियन पावर्स जो है इनको प्रदान कर दी गई कि सारे भाई रूल्स रेगुलेशंस आप अपनी तरह से आप देख सकते हैं। ठीक, और ये जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, अब कंपनी का जो कार्य था वो क्या था, क्योंकि क्या होता है 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है, ये व्यापारिक अधिकार को, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार था, यानी कि उसको जो चाय और ये जो व्यापारिक अधिकार प्रदान किए गए थे वो भी पूर्णता इसमें जो है खत्म कर दिए गए थे। ठीक है, उसको जो ट्रेड के लिए जो अथॉरिटीज दी गई थी वो भी खत्म कर दिए गए, पूर्णता समाप्त हो गया। तो क्या हो गया, अब कंपनी का काम सिर्फ और सिर्फ क्या बचा था कि वो ब्रिटिशर्स की ओर से इंडिया पे रूल करेंगी। ठीक, ब्रिटिशर्स की ओर से भारत पे शासन करेंगी। तो अब जो है इस तरह से क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो अब भारत के गवर्नर जनरल बन गए। अब ये जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने कौन, तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक।
अब ये जो विलियम बेंटिक थे ये बंगाल के जो है लास्ट गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर हम बात करें तो ये बंगाल के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे और भारत के पूरे संपूर्ण भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो यही बने। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो क्या बने, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए। ठीक, तो अब हमारे यहाँ पे पूरी तरह से अगर हम बात करें तो बंबई और मद्रास की जो गवर्नर्स की पावर्स थी वो पूरी तरह से इस एक्ट में खत्म हो गई थी। ठीक, अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन वाला एकाधिकार था वो भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक, और अब इसमें एक और बड़ा काम जो होता है वो क्या किया जाता है, तीसरा जो सबसे बड़ा काम होता है इस एक्ट में वो सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता है ना। अगर हम बात करें खुली सेवन की जो प्रतियोगिता थी उसके लिए, खुली सिविल सेवकों की जो चयन के लिए प्रतियोगिता थी उसकी आयोजन की शुरुआत करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्या होता है इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों की जो सर्विसेज होती हैं, हमारी आजकल की जो आईएएस की सर्विसेज होती है उनका शुरुआत यहाँ से करने की कोशिश की गई। लेकिन क्या होता है यहाँ पे शुरुआत हो नहीं पाती है, सिर्फ और सिर्फ प्रयास किया जाता है लेकिन यहाँ पे शुरुआत हो नहीं पाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की सहमति नहीं बन पाती है, ब्रिटिशर्स की सहमति नहीं बन पाती है। तो इस एक्ट में फिर क्या होता है, सिर्फ प्रयास किया जाता है लेकिन यहाँ पे हो नहीं पाया। अब क्या होता है, इसके बाद जो 20 साल बाद एक और चार्टर एक्ट आएगा। इसके बाद 20 साल में इसका जो चार्टर एक्ट आया वो कौन सा आया, ये था हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है ये आया हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये जो हमारा 1853 का चार्टर एक्ट ये 20 साल बाद आया फिर। ठीक, अब इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, यानी गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए जो परिषद बनाई गई थी, उनकी काउंसिल बनाई गई थी, उसके विधायी अब गवर्नर जनरल बनाए गए थे तो उनके सपोर्ट के लिए एक परिषद का भी गठन किया गया था। और इस जो परिषद का गठन किया गया था उसमें भी कई तरीके के कार्य होते थे। तो उसमें जो विधायी यानी कि हमारी लेजिस्लेचर वाली जो पावर होती थी, लेजिस्लेटिव पावर्स हम कह सकते हैं, और हमारी जो एग्जीक्यूटिव यानी प्रशासनिक जो कार्य होंगे उनको क्या करा गया था, अलग अलग कर दिया गया था। यानी हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको अलग अलग इसमें कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की जो भी परिषद थी उसमें अलग अलग इसको कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की भी स्थापना की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रशासनिक कार्य भी अलग हो गए, उसकी एग्जीक्यूटिव यानी जो रूल्स बनाएगी और जो रूल्स का इम्प्लीमेंट करने के लिए परमिशन देगी वो भी दोनों बॉडीज अलग अलग कर दी गई। अब इसमें भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद का भी स्थापना किया जाता है। अब पृथक विधान परिषद यानी स्पेशली जो भारत का होगा, ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है। तो इसी परिषद को हम आगे चलकर क्या कहते हैं, लघु संसद कहते हैं। ठीक, अभी जो ये परिषद विधान परिषद है इसी को आगे चलकर लघु संसद का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसे हम लघु संसद के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब इसके द्वारा क्या होगा, भारतीय जो विधान परिषद थी, ठीक है, भारतीय विधान परिषद थी। अब चूंकि ये भारतीय विधान परिषद थी, भारत के लिए बनाई गई थी, भारत के नाम से बनाई गई थी, तो इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम क्या किया जाता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है। अब क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व से मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो लोकल बॉडीज थी यानी लोकल पर्संस जो थे, अभी तक उनको क्या किया जाता था, गवर्नर जनरल की परिषद में जगह नहीं दी जाती थी। लेकिन क्या होता है, जब हमारे यहाँ 1853 का चार्टर एक्ट आता है तो इसमें क्या होता है कि भारत से कुछ मेंबर्स को भी जोड़ा जाता है। यानी कि ये सोचा गया कि अब ये भारत के लिए जो विधान परिषद बनाई जा रही है इसमें क्षेत्रीय लोगों का भी, प्रमुख लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, इस परिषद में कुछ भारतीय लोगों के लिए भी पद बनाए जाते हैं। तो ये होता है 1853 के चार्टर एक्ट में। और इसके बाद यहां से 1853 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, यहां से धीरे धीरे से कंपनी का जो रूल होता है वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। यानी कि वो इतना ज्यादा हमारे ऊपर शासन करती है, कमजोर नहीं कह सकते, एक तरह से कहें कि भारत की जनता जो थी वो व्यथित होना शुरू हो जाती है।
और धीरे धीरे से इसी के बाद क्या होता है, 1857 का विद्रोह होना शुरू हो जाता है। इसी चार्टर एक्ट के बाद 1858 में हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1858 से पहले, एक साल पहले 1857 में एक क्रांति होती है जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये जो 1857 की क्रांति होती है, तो यहाँ तक ही क्या होता है कि यहीं तक जो है हमारी कंपनी हमारे ऊपर रूल कर पाती है। इसके बाद जो है हमारी कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन जो होता है वो सीधे क्या करेगा, इसको अपने नियंत्रण में चीजों को लेगा। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन क्या करेगा, सीधे जो है अपने नियंत्रण में चीजों को लेगा। ठीक, तो अब जो होगा इसके बाद से जो 1858 में ये जो विद्रोह जब इसको नियंत्रित कर लिया जाता है, तो इसके बाद क्या होता है, कंपनी अपने हाथ में सीधा जो है भारत का शासन लेती है और उसी को हम क्राउन रूल के नाम से जानते हैं। तो इसको अब हम क्राउन रूल को अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे और यहीं पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम देखेंगे क्राउन रूल के बारे में। तो तब तक के लिए जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।